मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसके पहले टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आज हम आपको इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जान लेना होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है, इसका मीन वैल्यू क्या है और पीक वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई नॉट कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जबकि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इसे IM से लिखते हैं और ये होता है 2/पाई इंटू आई नॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि IM और आई नॉट का रेशियो क्या है तो ये आपको मिल जाएगा 2/पाई। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.63 इंटू आई नॉट। उसके बाद आपको बताया गया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है आई नॉट बाई रूट 2। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.707 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का रेशियो क्या होता है तो यहां पर आई नॉट ला देंगे, IRMS बाई आई नॉट ये हो जाएगा 1/√2। तो मेनली यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट को कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है 2/पाई इंटू V नॉट। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.63 इंटू V नॉट हो जाएगा। और उसके बाद है RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये होता है VRMS V नॉट बाई रूट 2 और ये 0.707 इंटू V नॉट होता है। तो आपने देख लिया कि यही मेन फॉर्मूला है अभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग करंट सो कॉल्ड बिकॉज। ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहा जाता है? पहला है करंट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ ऑल्टरनेटिवली। दूसरा है पोलरिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, पोलरिटी ऑल्टरनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तीसरा है करंट ऑल्टरनेटिव बिटवीन 0 एंड 5 एम्पियर, करंट ऑल्टरनेटिव बिटवीन 0 एंड 5 एम्पियर। और चौथा है करंट ऑल्टरनेटिव बिटवीन 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। मतलब करंट ऑल्टरनेट बिटवीन 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का आपको फॉर्मूला है, ग्राफ है। तो होता क्या है कि एक बार ऑल्टरनेटिंग करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है और दूसरे बार एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब एक बार पॉजिटिव फिर से जान लें, अगर हम लोग बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक बार ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और तो ये वाला नेगेटिव होगा हाफ साइकिल टाइम के लिए। दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ पोलरिटी ऑल्टरनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। पोलरिटी ऑल्टरनेट हो जाता है, पोलरिटी ऑल्टरनेट्स हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। यही वजह है कि इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि इस पे कौन सा करंट ऑल्टरनेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट AC। इसमें कौन सा ग्राफ AC को डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स AC। इसमें कौन सा ग्राफ है जो AC को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे ये वाला B, ये साइनोसॉइडल नहीं है, इसलिए ये AC को
रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये भी एसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये भी एसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट या तो जीरो से स्टार्ट होता है या पीक वैल्यू से स्टार्ट होता है। ये आपको जीरो से भी नहीं स्टार्ट हो रहा, पीक वैल्यू से भी नहीं, बल्कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। मतलब डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज रिप्रेजेंट एसी? कौन सा ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट करता है? तो दिस इज लास्ट, ये एसी को रिप्रेजेंट करता है। आइए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर प्रेफरेंस ऑफ एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज। नॉर्मली हम लोग एसी वोल्टेज को प्रेफर करते हैं डीसी वोल्टेज के ऊपर। किस वजह से एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज से प्रेफर करते हैं, इसके बारे में जानें। इट कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली एंड इकोनॉमिकली। दूसरा, इट कैन बी स्टेप्ड अप एज वेल एज स्टेप्ड डाउन। तीसरा है एसी जनरेट्स हाई वोल्टेज। और चौथा है ए एंड डी बोथ। अगर हम लोग बात करें एसी जनरेट्स हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज हम लोग डीसी से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली एंड इकोनॉमिकली। हम लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना इजी होता है और इकोनॉमिकली होता है, मतलब कम कॉस्ट पे एसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। दूसरा, इट कैन बी स्टेप्ड अप एज वेल एज स्टेप डाउन। वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोगों को वोल्टेज को स्टेप अप भी करना पड़ता है और स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। उसके बाद है तीसरा, एसी जनरेट्स हाई वोल्टेज। ये वाला संभव नहीं है, ये और ये संभव है, तो ये हो जाएगा ए एंड बी बोथ। मतलब इट कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली एंड इकोनॉमिकली। दूसरा, इट कैन बी स्टेप्ड अप एज वेल एज स्टेप डाउन। डीसी वोल्टेज को स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता है, हाँ, लेकिन हाई डीसी वोल्टेज जनरेट किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट है, द एरिया बिटवीन करंट टाइम ग्राफ मेजर्स। आपको बताया गया है, अगर हम लोगों ने करंट टाइम ग्राफ बनाया है तो आप इसका एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया I इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई T, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। इसका मतलब हो कि करंट एंड टाइम के बीच का जो एरिया है ये चार्ज मेजर करता है। तो आपसे पूछा गया है, द एरिया बिटवीन करंट टाइम ग्राफ मेजर्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज, चार्ज, ए एंड बी बोथ। ना तो रेजिस्टेंस मेजर करता है ना ही वोल्टेज, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर करता है चार्ज को। तो आई और टी के बीच का जो ग्राफ है ये चार्ज को मेजर करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इस बार बोर्ड पर आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है, इन इंडिया वी यूज एसी वोल्टेज दैट हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड वोल्टेज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एंड वोल्टेज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड वोल्टेज 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एंड वोल्टेज 440 वोल्ट। इंडिया में जो एसी यूज किया जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और इसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद लिखेंगे, एसी वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग कॉइल। हम लोग कॉइल को रोटेट करते हैं तब एसी वोल्टेज पैदा होता है। अब कैसे? एनीवेयर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उससे संबंधित जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है, जिस ईएमएफ का नेचर ऑल्टरनेटिंग होता है। तो एसी वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग कॉइल, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा और ये ईएमएफ एसी इन नेचर होता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले बार है। इस बार बोर्ड पर आपके सामने एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है? मीन वैल्यू ऑफ एसी इज नॉट डिटरमाइंड ओवर फुल साइकिल। नॉर्मली हम लोग मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को फुल साइकिल टाइम में डिटरमाइन नहीं करते हैं,
ये फुल साइकिल टाइम है, इसमें डिटरमाइन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है ये चार्ज मेजर करता है। तो यहां करंट, ये टाइम है, अगर ये वाला जो है एरिया चार्ज मेजर करेगा तो ये वाला एरिया भी चार्ज मेजर करेगा। इसमें आपको प्लस चार्ज होगा और इसमें माइनस चार्ज होगा। तो एक फुल साइकिल टाइम में नेट चार्ज जो फ्लो होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 0 आ जाएगा। और किसी भी चीज का मीन वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये मीनिंगलेस होता है। क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू ऑफ एसी इज नॉट डिटरमाइंड ओवर फुल साइकिल टाइम बिकॉज but it is determined over half cycle time. This is because it is impossible to determine mean value of AC over full cycle time. ये गलत है। Mean value of AC over full cycle time is 0, which is meaningless. There is no need to determine mean value of AC. None of these. तो ये वाला आंसर हो जाएगा। Mean value of AC over full cycle time is 0, which is meaningless. फुल साइकिल टाइम में मीन वैल्यू 0 आ जाता है और किसी भी चीज का मीन वैल्यू 0 आ जाए तो ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देता है, तो ये मीनिंगलेस है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है? द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी इज, अभी आपको बताया कि एसी का मीन वैल्यू ये आई एम इज इक्वल टू होता है 2 बाई पाई इंटू आई नॉट। अब आप आई एम बाई आई नॉट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई पाई। तो आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होगा? 2 बाई पाई। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे, आई नॉट बाई आई एम का रेशियो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो आपने देख लिया इसका रेशियो है 2 बाई पाई। द रेशियो ऑफ आरएमएस, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। आपको याद है अभी मैंने बताया था कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ एसी में रिलेशन। तो आई आरएमएस ये होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आई आरएमएस डिवाइडेड बाई आई नॉट ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू का रेशियो आपको आ जाएगा, यही पूछा गया है, तो ये रेशियो आ जाएगा 1 बाई रूट 2। लेकिन अगर आपको उल्टा कर दिया जाए, ये कर दिया जाए आई नॉट डिवाइडेड बाई आर एम एस, मतलब पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। The ratio of mean value and root mean square value of AC, mean value and root mean square value of AC, इसका रेशियो क्या आता है देख लेते हैं। The ratio of mean value and root mean square value, अभी मैंने आपको बताया mean value का फॉर्मूला होता है IN is equal to 2 by pi into I naught, और root mean square value का फॉर्मूला होता है, फिर से देखें, mean value का फॉर्मूला है I is equal to, सॉरी, मीन वैल्यू का फॉर्मूला है आई एम इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू आई नॉट, जबकि पीक वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? तो आई एम डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। ये आप देखेंगे आई एम का वैल्यू है 2 बाई पाई और ये हो जाएगा इंटू आई नॉट, और ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। तो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई ये आ जाएगा। तो 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पहले आप आई एम का वैल्यू निकालेंगे, फिर आई आर एम एस का वैल्यू निकालेंगे, आई एम को आई आर एम एस से डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 2 बाई पाई आ जाएगा। सो मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रेशियो हो जाएगा 2 रूट 2 बाई पाई। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इस बार आपके सामने बोर्ड पर फिर से 2 क्वेश्चन एक साथ आया है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? रोटेटिंग ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ स्टेशनरी कॉइल, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ मैग्नेट अक्रॉस कॉइल, और चौथा ऑल ऑफ दिस। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने का एक तरीका यह है कि आप किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप कॉइल को स्टेशनरी रखे हुए हैं तो फिर मैग्नेट को आपको रोटेट करना पड़ेगा, इससे भी हो जाएगा।
अगर आप मैग्नेट और कॉइल दोनों को स्टेशनरी रखे हुए हैं तो कॉइल को ओसिलेट कराना होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल ओसिलेट करता है तो भी आपको मैग्नेटिक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओसिलेटरी मोशन ऑफ मैग्नेट अक्रॉस कॉइल। मैग्नेट अगर ओसिलेट कर रहा है कॉइल के बीच में तो भी आपको ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन बाई, एसी का ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I is equal to 10 milliampere sin omega t. Its mean value and root mean square value will be, इसका मीन वैल्यू कितना होगा और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इसको कहा जाता है पीक वैल्यू। जब आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है मतलब आई नॉट दिया हुआ है, आई नॉट का वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। अब आपसे पूछा गया मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू होता है 0.63 इंटू आई नॉट, 0.63 इंटू 10 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 6.3 मिली एम्पियर। उसी तरह से आई आर एम एस का वैल्यू होता है 0.707 इंटू आई नॉट, तो ये आ जाएगा, आई नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 7.07, तो आप देख लें 6.3 मिली एम्पियर और 7.07 मिली एम्पियर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मीन वैल्यू ये हो जाएगा और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मीन वैल्यू ऑफ एसी इज 6.3 मिली एम्पियर, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। एसी का मीन वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ एसी इज 0.63 मिली एम्पियर, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी क्या होगा। तो आपको मीन वैल्यू दिया हुआ है मतलब आई एम का वैल्यू दिया हुआ है, ये 6.3 मिली एम्पियर है। आपसे पूछा गया है आई आर एम एस का वैल्यू क्या होगा, तो आई आर एम एस का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको आई नॉट निकालना होगा। आप जानते हैं आई एम इज इक्वल टू होता है 0.63 इंटू आई नॉट, यहां से आप आई नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, आई नॉट विल बी इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई 0.63। आई एम का वैल्यू पुट कर दीजिए 6.3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.63, ये आपको आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। और जब 10 मिली एम्पियर आ जाएगा ये आपको पीक वैल्यू हो गया, तो आप निकाल सकते हैं आई आर एम एस का वैल्यू, क्योंकि आई आर एम एस होता है 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ एसी जो कि 10 मिली एम्पियर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.07 मिली एम्पियर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 7.07 मिली एम्पियर। उसके बाद है मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज 12.5 वोल्ट। एसी वोल्टेज का मीन वैल्यू 12.5 वोल्ट है, व्हाट विल बी पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। आइए देखते हैं एसी वोल्टेज, इस बार वोल्टेज दिया हुआ है और इसका मीन वैल्यू दिया हुआ है, ये मीन वैल्यू है 12.6 वोल्ट। आपसे पूछा गया है पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज क्या होगा, मतलब आपको वी नॉट मालूम करना है। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है 0.63 इंटू वी नॉट। पीक वैल्यू निकालना है तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाई 0.63। Vm का वैल्यू पुट कर दें, Vm का वैल्यू दिया हुआ है 12.6 डिवाइडेड बाई 0.63, इतना वोल्ट। जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो यह आपको आ जाएगा 20 वोल्ट, मतलब यह हुआ कि पीक वैल्यू हो जाएगा 20 वोल्ट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज 12.6 वोल्ट, व्हाट विल बी पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, तो यहां से आप पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है a sinusoidal voltage V is equal to 20 volt sin 330 is applied across a resistor of 10 pi resistance. The RMS value of voltage and current is, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, इससे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और उसके बाद करंट का वैल्यू निकालना है। तो RMS वैल्यू निकालने का तरीका है, अभी आपको बताया कि VRMS हो जाएगा 0.707 इंटू वी नॉट। तो यहां पर आपको वी नॉट दिया हुआ है 20, 0.707 इंटू 20, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.6 वोल्ट आ जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू जो होगी आपको 12.6 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 20 एम्पियर। आई एम सॉरी, फिर से देख ले, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज इज गिवन एज इतना, द रेजिस्टर
द रेजिस्टेंस द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे आप 7.707, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 14.14, ये वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। तो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब आपसे पूछा गया कि करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो करंट का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज का पीक वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो आई नॉट आप जानते हैं, आई नॉट जो होता है वो वी नॉट बाई आर होता है। वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 20, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 पाई। तो ये आ जाएगा, ये आपको 2 बाई पाई आ जाएगा। 2 बाई पाई को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बाई पाई को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 14.14। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 14.14 वोल्ट एंड 14.14 एम्पियर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट ए एंड बी बोथ नन। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो स्टेडी करंट होता है, मतलब ये डायरेक्ट करंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट करंट। आइए नेक्स्ट आते हैं। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्या है? एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज वन दैट always flow in one direction only, reverses its direction periodically, has constant amplitude and its direction reverses periodically, varies with time. So an alternating current is one that has constant amplitude and its direction reverses periodically. So this will be the reverses its direction periodically, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, has constant amplitude and its direction reverses periodically. So the correct answer will be C. What is the time period of household AC supply? AC सप्लाई का टाइम पीरियड कितना होता है? तो आपको बता दिया गया है कि AC सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका टाइम पीरियड आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर 1 बाई 50 इसको आप डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा 0.02 सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर। 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा। तो हम लोग जो अपने हाउस होल्ड में एसी यूज करते हैं उसका टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर इस बार आ जाएंगे 20 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए, 220 एसी वोल्ट इज मोर डेंजरस देन 220 डीसी वोल्टेज। 220 वोल्ट का एसी वोल्टेज 220 वोल्ट के डीसी वोल्टेज से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट एसी। जब भी आपको बताया नहीं गया है कि ये कौन सा वोल्टेज है एसी का, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी, ये नहीं बताया गया है कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या मीन वैल्यू है या पीक वैल्यू है। अगर कुछ नहीं बताया जाए तो आप समझ जाएंगे ये आरएमएस वैल्यू है। तो आपको वी आरएमएस दिया हुआ है, वी आरएमएस 220 वोल्ट है। आप यहां से वी नॉट मालूम कर सकते हैं। तो वी आरएमएस बराबर होता है वी नॉट बाई √2। तो इस तरह से आप निकालेंगे वी नॉट 2 इज इक्वल हो जाएगा √2 वी आरएमएस। जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग आपको 311 वोल्ट आ जाता है। तो जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट होता है, जबकि डीसी 220 वोल्ट ही होता है। तो इतना बड़ा जो वोल्टेज होता है ये ह्यूमन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। सो एसी रिवर्सेस इस डायरेक्शन, ये रही है आंसर। पीक वैल्यू 220 वोल्ट AC voltage is approximately 320. AC produced either by an alternating generator, ये गलत। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट, ये आपको AC वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। AC वोल्टेज का जो पीक वैल्यू होता है ये आपको 311 वोल्ट होता है, जो कि बहुत खतरनाक है, 220 वोल्ट से बहुत ज्यादा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये ज्यादा खतरनाक होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू AC मेंस, meter shows the steady input voltage 220 volt. This means that when a voltage measuring device is connected AC means the meter shows the steady input voltage.
जब हम लोग वोल्टेज लगाते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वो वोल्ट मीटर हम लोग को हमेशा 220 वोल्ट ही दिखाता है। ऐसा क्यों? क्या है? इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट डीसी वोल्टेज। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट। द मीटर रीड्स नॉट V बट V स्क्वायर अंडर रूट। ये जो मीटर होता है ये आपको मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एन एसी सर्किट, in an AC circuit I is equal to 100 sin 200 pi t. The time required for current to achieve its peak value will be। आप देख रहे हैं ये वाला जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है। ये पीक वैल्यू को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। तो बिल्कुल आसान सा है, आपको I का फॉर्मूला दिया हुआ है। I is equal to 100 sin 200 पाई टी। तो I ये पूछा गया है, एन एसी सर्किट I इज इक्वल द टाइम रिक्वायर्ड करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। मतलब ये वाला करंट पीक वैल्यू कब पहुंचेगा? मतलब ये भी 100 वोल्ट ही हो जाए, 100 एम्पियर हो जाएगा। तो ये 100 साइन 200 पाई टी, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 200 पाई, सॉरी साइन 200 पाई टी, ये बराबर हो जाएगा 1 के, और 1 के मतलब होता है पाई बाई 2, सॉरी ये बराबर हो जाएगा 1 के, और 1 तभी आता है जब 200 पाई टी इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 1/400 सेकेंड्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/400, टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो 1/400 आ जाएगा। नेक्स्ट है द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा टी is 10 volt. Its frequency is 50 hertz. At time 1/600, the instantaneous value of EMF is। Peak value of an alternating EMF E is given by E naught। Peak value E naught है cos sin omega t is 10 volt। E naught मतलब E का जो वैल्यू आपको है, E का जो वैल्यू है E का वैल्यू है 10, उसके बाद cos ओमेगा t द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एट टाइम 1/60। इसे आप चेंज करके लिख सकते हैं 10 cos 2 पाई न्यू इंटू टी। अब आप यहां पर न्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 न्यू का वैल्यू 50 है, ये cos 2 पाई इंटू 50 टी आ जाएगा। तो इस तरह से cos 100 पाई टी हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है टाइम 1/6 सेकेंड में, एट टाइम 1/6 सेकेंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो टी के वैल्यू आप 1/600 पुट कर दें, 1/600 पुट कर देंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। जब आप ये पुट कर देंगे तो ये आपको पाई बाई 6 आ जाएगा। मतलब cos पाई बाई 6 मतलब cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये √3/2 आ जाएगा, तो 5√3 आ जाएगा। है कहीं पर? हाँ, ये 5√3, दिस विल बी द आंसर। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू, द आरएमएस current is 50 hertz AC, circuit is 5 ampere। The RMS current of 50 hertz AC, ये ऑफ हो जाएगा, of 50 hertz AC circuit is 5 ampere। The value of current 1/300 seconds at its value becomes 0 is। थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। The RMS current of 50 hertz मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 hertz, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है करंट का, ये आपको है 5 एम्पियर वैल्यू। द करंट एट 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड पे जो है करंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो आरएमएस आपको दिया हुआ है वैल्यू, यहां से आप पीक वैल्यू निकाल लेंगे।
तो आप जान रहे हैं पीक वैल्यू होता है √2 इंटू RMS वैल्यू, मतलब आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा 5√2। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं करंट का, I इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो यहां पर आई नॉट का वैल्यू पुट कर दें 5√2 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू फिर क्या दिया हुआ है टी। टी का वैल्यू आप लेंगे 103 सेकेंड्स, 1/300, तो ये 300 हो गया। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 5 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 5√2 साइन पाई बाई 3 के मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 60 होता है, साइन 60 ये √3/2 होता है। एक मिनट फिर से देख लें, ये पाई है, पाई के मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3, ये 60 हो जाएगा। तो 5√2 साइन 60 आपको होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपको आ जाएगा, ये आप अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 5√3 डिवाइडेड बाई √2 ये आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई √2। शायद ये वाला आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर है, इसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा देखें। पिछले बार ये आपको CBSE में आया था। करंट का द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू I नॉट। ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I1 cos ओमेगा टी और I2 sin ओमेगा टी। आपसे पूछा गया है कि इसका RMS वैल्यू क्या होगा। जब आप इसका RMS वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर RMS वैल्यू निकालेंगे तो C आ जाएगा। आप इसको याद कर लें, ऐसा अगर दिया रहे तो। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लें। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो हिस्सा है मान लिया जाए कि ये A1 है या I1 है, और ये वाला हिस्सा I2 है, और मान लिया जाए कि ये एंगल आपको थीटा है। तो आप देखेंगे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा √R1 का स्क्वायर प्लस I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। यहां से आप I1 प्लस I2 ले लेंगे। अब इस इक्वेशन में I1 स्क्वायर √I2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कन्वर्शन होगा, और कन्वर्शन से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ये हम आपको अगर जरूरत पड़ा तो ऑफलाइन क्लास में बता देंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग आएंगे। आपको दिया हुआ है अ वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय V इज इक्वल टू V नॉट फॉर 0 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू T/2। मतलब आपको एक वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है दो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए। आइए ग्राफ के जरिए समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपने यहां पर V लिया है और यहां पर T लिया है, तो टाइम T इज इक्वल टू 0 से लेकर के T इज इक्वल टू T/2 पर वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट है और ये V नॉट है, और अचानक यहां से लेकर के यहां तक मतलब T/2 से लेकर के T तक ये वोल्टेज का वैल्यू 0 हो गया है। अब आपसे पूछा गया है फॉर अ साइकिल इट्स RMS वैल्यू विल बी। इसका RMS वैल्यू, जब आप इसका RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V नॉट बाई √2 आ जाएगा। आप इसे खुद से सॉल्व कर लें। उसके बाद है द RMS करंट इन अ सर्किट connected to 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of current at 1/6 second after it becomes 0 is। ये वाला मैंने बता दिया ऐसा क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इज गिवन एज। AC का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है A1 sin ओमेगा टी, A2 cos ओमेगा टी। पीक वैल्यू ऑफ AC विल बी, AC का पीक वैल्यू क्या होगा, यही था आपको उस वक्त भी। आइए इसको फिर से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A1 है और ये A2 है, तो ये हो जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये एंगल आपको जो है मान लिया जाए कि थीटा है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है I इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस
A2 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। अब आप इस इक्वेशन को A1 स्क्वायर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा वो देख लीजिए। ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अंडर रूट, उसके बाद कॉस ओमेगा टी। अब आप देखेंगे A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये A1 है और ये अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं, ये बेस इंटू हाइपोटेनियस है तो इसके बदले में लिखा जा सकता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट A1 बाई A2 स्क्वायर। इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 बाई A1 स्क्वायर। इसके लिए आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपको आ जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो साइन के पहले जो टर्म रहता है A1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर, यही पीक वैल्यू कहलाता है। सो दिस विल बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस AC। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इज गिवन एज I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। पीक वैल्यू ऑफ AC विल बी, इस केस में AC का जो पीक वैल्यू आ जाएगा वो I नॉट बाई 2 आ जाएगा। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख लें, आपसे पूछा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच टाइम इज गिवन एज। अब आपको बोला गया है मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। पहले आप 4 सेकेंड के लिए AC का वैल्यू निकालेंगे और फिर 8 सेकेंड के लिए आप AC का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बताया कि मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो आप चार्ज जो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 4, तो ये हो जाएगा 2 टू 4, इस तरह से आपको मिल गया 8। तो चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अब आपको यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है वो टाइम हो जाएगा, वो आपको मीन वैल्यू ऑफ करंट देगा, टोटल चार्ज पास बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर ये एम्पियर में है तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मीन वैल्यू जो है वो आपको 2 एम्पियर आएगा। एक बार फिर से देख लें, हाफ बेस 4 है, हाइट 4 है, 4 इंटू 4, तो ये आपको आ गया 8, तो ये आपको 2 एम्पियर आ गया। जबकि अगर आप बात करेंगे पूरे साइकिल के लिए, तो पूरे साइकिल के लिए नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो इसका मीन वैल्यू होगा 2 एम्पियर और 4 सेकेंड्स के लिए, और 8 सेकेंड्स के लिए हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर 0। ये वाला आंसर होगा, ये बाय मिस्टेक आपको लिखा गया 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर एंड 0 हो जाएगा। तो ये था ऑल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन। आप देख लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, बाकी हम आपको अगली क्लास में फिर कुछ नई चीजें बताएंगे। तो आज के लिए इतने, ठीक, ओके, थैंक यू।